हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले वाली यूनिट थी बेटा जनरल प्रिंसिपल फॉर आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इस बार वो सिलेबस में से कट है, इसलिए हम पहले बेटा पी ब्लॉक को शुरू करेंगे। बच्चों आप सबने सुना पड़ा है पहले, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक किस बेसिस पे बनता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा। आपने किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में गया बच्चों वो उस एलिमेंट का क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाएगा, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल are called p block elements। जैसे बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिख के मैं इस बात को समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा एक एलिमेंट बच्चों नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन से कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3। बेटा लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पी सबशेल में आए तो नाइट्रोजन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल लिया बच्चों मैंने, मान लिया ऑक्सीजन 8 है इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 2p4। यहां भी बच्चों लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में आए, इसलिए बच्चों ऑक्सीजन क्या एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। हम सबको पता है बच्चों कि पी ब्लॉक में एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 13 से लेके बेटा 18 तक शामिल है, इसमें इंक्लूड है, जिसमें से बेटा ग्रुप 13 और 14 को आपने +1 में पढ़ लिया है, +1 के अंदर, इसलिए बेटा यहाँ इसको नहीं पढ़ना। यहाँ आपने कौन सा ग्रुप पढ़ना है बेटा, 15 16 17 और 18, इसको आपने +2 में पढ़ना है। कौन कौन सा ग्रुप बच्चों, 15 16 17 और 18, ठीक है। तो एक बार बेटा इनके एलिमेंट्स याद करते हैं, फिर इनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको आते हैं सबको, मैं जस्ट रिवाइज करने के लिए एलिमेंट्स बता रहा हूं। ग्रुप 15, हम इस ग्रुप को बच्चों नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला मेंबर नाइट्रोजन होता है। बाकी मेंबर कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस को बोलते हैं बच्चों आर्सेनिक, Sb बच्चों क्या है ये, एंटीमनी, और Bi हो जाएगा बेटा बिस्मिथ। क्या क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, देखो जैसे 1 नाइट्रोजन का लिखा है बेटा 2p3, तो ग्रुप में कॉमन चीज है ना, सबके लास्ट में इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आएंगे, और कितने आएंगे, 3 आएंगे। जैसे n के अंदर बेटा p में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ऐसे ही ग्रुप 15 के किसी भी मेंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, और पी सबशेल में आएंगे। ठीक हो गया। इनको शॉर्टकट से कैसे याद कर सकते हैं हम, n नेपाल ऐसे याद करना, p पाकिस्तान, AS अफगानिस्तान, SB सब, BI बेईमान। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब बेईमान, ऐसे याद करते हैं। फिर बात करते हैं बेटा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की। ऑक्सीजन फैमिली, पहला मेंबर ऑक्सीजन है, इसलिए बच्चों इसको क्या बोला गया है,
ऑक्सीजन फैमिली। बाकी मेंबर्स क्या क्या हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एस सल्फर है बेटा, Se सेलेनियम, Te टेलुरियम, और बच्चों Po क्या हो जाएगा? एलिमेंट पोलोनियम। आप देखो बेटा यहाँ ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, लास्ट में क्या है? 2p4। ऐसे इस ग्रुप के आप किसी भी मेंबर का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे और किस सब शेल में आएंगे? वो p सब शेल में आएंगे। शॉर्टकट से आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, U ऑक्सीजन, S सल्फर, से सेलेनियम, T टेलुरियम, Po पोलोनियम, उस से टेपो। ऑक्सीजन फैमिली को बच्चों हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, एक और नाम है इनका चाल्कोजेंस। क्या है इसका मतलब? चाल्को का मतलब बेटा और, जन का मतलब प्रोड्यूसर। और आपने कभी साइंस में सुना पड़ा होगा, और क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का नेचुरल कंपाउंड फॉर्म होता है जिससे उसको ऑब्टेन किया जाता है। किसी भी मेटल का नेचुरल फॉर्म है, कंपाउंड की फॉर्म में है, जिससे उस मेटल को ऑब्टेन किया जाता है, उसको बोलते हैं बेटा ओर। जैसे आपने सुना होगा आयरन का ओर होता है बच्चों हेमेटाइट, Fe2O3 ऐसा कुछ 0.2H2। तो बेटा इस ओर को बनाने के लिए, आयरन के ओर को बनाने के लिए ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट आया जो इस ग्रुप का मेंबर है। कॉपर का ओर होता है बच्चों कॉपर ग्लैंड Cu2S, तो कॉपर का ओर है Cu2S। इसको बनाने के लिए इस ग्रुप का मेंबर सल्फर आया, यानी इस ग्रुप के मेंबर बेटा ओर बनाते हैं, ओर प्रोड्यूस करते हैं, ओर की फॉर्मेशन में रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 17, हम इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है हेलोजेंस बोलने का। एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन आप सबने नाम सुना होगा, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एस्टेटाइन, लास्ट वाला एस्टेटाइन। ठीक है, इनमें क्या खास बात है? पी ब्लॉक के तो है ही। अगर बच्चों आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनमें बच्चों नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा। ये इनमें खास बात है, ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा। इनको आप शॉर्टकट से ऐसे याद कर सकते हो बेटा, F से फिर कल, Cl कल, बरसात क्लोरीन, जैसे देखो फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बरसात ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे याद करना। अब बोला ना बेटा इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं, तो दो वर्ड हैं। हेलो का मतलब सी सॉल्ट, जन का मतलब प्रोड्यूसर, यानी ये सी साल्ट को प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट है। कैसे? सी साल्ट का सबसे सिंपल एग्जांपल है बेटा कॉमन साल्ट NaCl, है ना। इस साल्ट को बनाने के लिए इस ग्रुप का मेंबर आया ना क्लोरीन, इस सी साल्ट को बनाने के लिए इस ग्रुप का मेंबर आया ना क्लोरीन, इसलिए बोलते हैं इनको हेलोजन सी साल्ट प्रोड्यूसर। अगला ग्रुप है बेटा लास्ट, ग्रुप नंबर 18। क्या है ये? नोबल गैस या बच्चों इनर्ट गैस। नोबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होने की वजह से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? इनर्ट गैस। देखते बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम है, नाम जानते होंगे आप, ये नियोन है, ये बच्चों आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, Xe बच्चों जेनॉन है, और ये बच्चों क्या है? रेडॉन है। और मैं ये बता रहा था कि ये क्या होता है, रेडॉन जो एलिमेंट है बच्चों, ये
रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो हर एक कंडीशन में डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। किसी का भी बेटा आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, मैंने बोला ना ये फुल्ली फिल्ड है सब के सब। 1s2 2s2 2p6 ये देख लें आप, चाहे किसी को भी देख लें बेटा। 3s2 3p6 किसी को, इसको देख लें चाहे, ये इनकी खास बात है। तो ये मैंने बच्चों थोड़े से आपको ग्रुप के एलिमेंट्स बताएं। अब स्टार्ट करते हैं इनकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 15 से 18 तक के एलिमेंट्स के लिए। अब देखते हैं बच्चों जनरल फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी है, आप सबने नाम सुना है एटॉमिक रेडियस, या एटम बहुत छोटा है तो रेडियाई ऐसा बोल सकते हैं। वैसे तो आपको आता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक लाइन में बताता हूं बच्चों एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या। किसी भी एटम में बच्चों उसके न्यूक्लियस से लेकर के जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, मान लिया बेटा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में बेटा उसके न्यूक्लियस से सेंटर से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। अब बच्चों ये जो एटॉमिक रेडियस है ना, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। मैं दोनों बातें अलग अलग समझाता हूं। ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक का एटॉमिक रेडियस है। ये न्यूक्लियस बेटा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है। अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, आगे सरक जाएगा, जहां उससे पहले हम किसी चीज़ को खींचेंगे तो हमारी तरफ आएगी। ऐसा होने से बेटा रेडियस पहले से छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस अट्रैक्शन का नाम होता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं एक लाइन में कि पहला फैक्टर हो गया बेटा न्यूक्लियर चार्ज, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो बच्चों एटॉमिक रेडियस क्या होगी, स्मॉल होगी। अच्छा बेटा अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। प्लस का 1 है तो एक बार अट्रैक्शन करेगा, प्लस का 2 है तो 2 बार करेगा, 3 है तो 3 बार करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा। यानी न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब हो सकता है बेटा, जब भी एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। दोनों बातें दोबारा समझाता हूँ। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव उसको खींच रहा है, ये आगे आएगा, रेडियस छोटी हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब होगा बच्चों, जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। प्रोटॉन किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे। न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एक बात। दूसरी बात बच्चों जिस पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगी, जैसे आपने एटम बनाया बेटा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है न्यूक्लियर चार्ज, ये पढ़ा आपने यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। लेकिन बच्चों इसके जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहते हैं भाई हम तेरे को ना इधर अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, तेरे को बचाएंगे, इधर नहीं जाने देंगे। तो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन बच्चों इकट्ठे होके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐसे रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। जिस फोर्स के साथ रिपेल करते हैं बेटा उसका नाम होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको शील्ड करते हैं, बचाते इधर आने से, इधर रिपेल करके, इसलिए नाम है इसका शील्डिंग इफेक्ट। तो कोई चीज बेटा यहाँ थी, इन्होंने धक्का दिया तो आगे भाग जाएगी ये, तो शील्डिंग इफेक्ट से हमेशा क्या बोलेंगे बेटा, आर रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा फैक्टर हो गया बेटा शील्डिंग इफेक्ट। तो हमेशा शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा बेटा, एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करेगा। तो बोल देंगे एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। और बच्चों शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा कब लगेगा,
देखो बेटा यहाँ इनर शेल 3 है तो 3 बार शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, 4 है तो पहले से ज़्यादा लगेगा, 4 के इलेक्ट्रॉन धक्का देंगे, 5 है तो ज़्यादा लगेगा, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर शेल्स होंगे उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। दोबारा मैं बात को रिपीट करता हूँ, जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा लगेगा। न्यूक्लियर चार्ज रेडियस को डिक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट बेटा क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। अब इसको लागू करके बताते हैं आपको। मैं ग्रुप लिखता हूँ बेटा, पहले 15 है, फिर 16, 17, 18 को छोड़ दो एक बार नोबल गैस है। देखें बेटा, इसका पहला एलिमेंट नाइट्रोजन था, इसका बेटा ऑक्सीजन, इसका क्या था, फ्लोरीन। तो आप किसी को भी देख ले बेटा, ऐसे चल रहे हैं एक ग्रुप से दूसरे में, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज के साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी 15 की रेडियस सबसे लार्ज होगी, 16 में रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, और बेटा 17 में क्या हो जाएगी, और ज़्यादा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्रुप 15 से 17 तक चलते हुए एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी बेटा, इनकी डिक्रीज होती जाएगी। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। डिक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो एक बेटा हमने यहां पे कंपैरिजन देखा रेडियस का, और देखते हैं ऐसे कंपैरिजन। आप देखते हैं बच्चों, अगर हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं, ये है, उससे पहले एक बार नोबल गैस को निपटाते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं इसको। वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। आपने देखा ना 15 से 17 तक रेडियस डिक्रीज होती है। नोबल गैस में ट्रेंड वाइज तो सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये सबसे अलग है, इसके एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट। ऐसा क्यों है, इनमें नहीं है, पी ब्लॉक में लार्जेस्ट नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट है। तो बेटा आप सिंपल सी बातें जानते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होता है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे बेटा मान लो ये हीलियम का एटम है, ये मान लिया, तो अपने दूसरे हीलियम के एटम से बॉन्ड नहीं बनाता है, तो रेडियस ऐसे लेंगे, इनके सेंटर का डिस्टेंस लेकर के और उसको हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगी। ऐसे किसी भी नोबल गैस में ऐसे ही चलता है। लेकिन बेटा मान लो ग्रुप 15, 16, 17 का कोई एलिमेंट लोगे, मान लो नाइट्रोजन के 2 एटम ले लिए, तो ऐसे जुड़ते हैं बेटा, बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, और फिर इनके सेंटर का डिस्टेंस लेके हाफ करते हैं, तो ऐसा रेडियस आता है। तो बाकी ग्रुप के मेंबर जो बॉन्ड बना रहे वो तो पास पास आ गए ना एक दूसरे के, इसलिए बेटा रेडियस छोटी आएगी। ये बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, दूर दूर रहते हैं, इसलिए रेडियस बड़ी आती है, और इसको बोलते हैं वंडरवाल रेडियस, हम इसके लिए मानते हैं। तो क्या बताएंगे रीजन, कि नोबल गैस के एटम्स फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, दूर दूर रहते हैं, और ऐसे एटम की रेडियस बड़ी होगी जिसको हम वंडरवाल रेडियस के नाम से क्या करते हैं बेटा, कंसिडर करते हैं। बाकी एटम बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ने के लिए पास पास आ जाते हैं, डिस्टेंस कम आएगा, इसलिए रेडियस क्या आएगी, इनमें स्मॉल आती है। लिखते हैं डेफिनेशन। तो ड्यू टू fully filled configuration एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, तो क्या बोला बच्चों मैंने, ड्यू टू फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए सो वी कंसिडर द वंडरवाल रेडियस। कौन से रेडियस लेंगे बेटा, वंडरवाल, दूर दूर जब एटम होंगे जुड़ेंगे नहीं तो, फॉर देम, इनके लिए, जो कि क्या है, विच इज द लार्जेस्ट
अमंग ऑल काइंड्स ऑफ रेडियस, जितने भी टाइप के रेडियस होती है उनमें सबसे क्या होती है बच्चों, ये लार्जेस्ट। अब बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप इसका वेरिएशन कैसे होता है। किसी भी ग्रुप में आप आएंगे, 11th में पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक रेडियस का डाउन द ग्रुप वेरिएशन बच्चों कैसे होता है। आप बेटा किसी भी ग्रुप को लेकर के इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ग्रुप 15, एलिमेंट है बेटा नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन से। हम सिंपल लिख लेते बिना 1s2 2s2 के, भाई 5 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ बेटा 5 यहाँ, ये शेल हो गया लास्ट वाला, ये रेडियस हो गई। फॉस्फोरस में 15 होता है बेटा, तो 2 फिर 8 और फिर 5, ये बेटा रेडियस हो गई, शेल आ गया ना एक्स्ट्रा। आर्सेनिक में बेटा 33 होते हैं, तो ऐसे 2 8 ऐसे बेटा चलेगा 18 20 और यहाँ पे 5 आ जाएगा बेटा, शेल और बढ़ गया ना। तो क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में आने पर हर एक एलिमेंट के साथ एक एक शेल ऐड होता जाता है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। इसलिए रेडियस क्या होगी बेटा, पहले यहाँ तक रेडियस थी, अगले सेल में रेडियस और इंक्रीज, ऐसा चलता रहता है बेटा किसी भी ग्रुप में, चाहे आप 15 से 18 तक, हर एक ग्रुप में यही क्या होता है, कॉमन वेरिएशन होता है। तो लिख देंगे बेटा इसको, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप के अंदर ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं, with each element, due to increase in number of cells with each element। अब बेटा ग्रुप 15 में ना एक आपको वेरिएशन बताना है। ये मैंने एलिमेंट्स लिखे कुछ ग्रुप 15 के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। जो हमने ट्रेन पढ़ा, सबसे स्मॉल रेडियस, लार्ज और लार्ज और लार्ज और यहाँ पे लार्जेस्ट। लेकिन बच्चों थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे चेंज होता है, आर्सेनिक से बिस्मिथ तक चलते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है डेफिनेटली इंक्रीज होती है, लेकिन जो इंक्रीज होनी चाहिए ना उसकी वैल्यू बहुत कम वैल्यू से इंक्रीज होता है। मतलब ट्रेंड के हिसाब से जितनी वैल्यू से रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए उसके कंपेयर में एटॉमिक रेडियस बहुत स्मॉल वैल्यू से बेटा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एटॉमिक रेडियस बहुत स्मॉल वैल्यू से क्यों इंक्रीज होती है, थोड़ा इसको मैं समझाता हूँ। पहली बात समझ आई क्या बोली मैंने, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज तो होगी लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज होगी। देखो बेटा, अगर आप n का कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, p में क्या आएगा बेटा 3s2 3p3, आर्सेनिक में आ जाएगा बेटा आपका 4s2 4p3, और 4s से पहले बेटा 3d भी आता है, ये 51 है बेटा, तो 5s2 5p3, यहाँ भी d आएगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, आर्सेनिक के बाद इनर सेल्स में d के और नीचे आओगे बेटा f के ऑर्बिटल आने शुरू हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, आर्सेनिक और उसके बाद बेटा इनर सेल्स के अंदर d और f के ऑर्बिटल आने शुरू हो जाएंगे। d और f के ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, रिपल्सन वीक होता है, रिपल्सन फोर्स वीक होता है। तो अगर बेटा रिपल्सन वीक होगा तो क्या होगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, शेल भी उसकी तरफ खिंचाएगा। इसलिए बेटा एक्सपेक्टेड रेडियस जितने हम इंक्रीज चाहते हैं उस अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती, सिर्फ स्मॉल वैल्यू से क्या होती है, रेडियस इंक्रीज होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आर्सेनिक और उसके बाद इनर सेल्स के अंदर d और f के ऑर्बिटल आते हैं, उनके शेप की वजह से शील्डिंग इफेक्ट, रिपल्सन फोर्स वीक लगता है, इसलिए बेटा अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा, शेल आगे आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेडियस जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज नहीं होती है, स्मॉल वैल्यू से क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। लिखते हैं बच्चों इस बात को, क्या बोलेंगे, फ्रॉम आर्सेनिक, आर्सेनिक से देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ
क्या बोला मैंने, फ्रॉम आर्सेनिक देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, कहां पर, इन इनर सेल्स के अंदर। ड्यू टू शेप ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, शेप की वजह से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से रेडियस तो कम होती है ना, डिक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज there is small increase in atomic radius कहाँ से कहाँ, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ। तो ये बेटा थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें देखने को मिलता है, नहीं तो जनरली डाउन द ग्रुप क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब बच्चों इसको कंपेयर करते हैं इस बात को लागू करके। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा ग्रुप 15, यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, और फिर लिख दिया बच्चों इधर ग्रुप 16। इसका एक एलिमेंट लिख लिया नाइट्रोजन, दूसरा लिख लिया बच्चों फॉस्फोरस, इसका लिख लिया बेटा ऑक्सीजन, ये सल्फर। चाहे सारे लिख लो, मैं सारे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इनके में लास्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब में सेम होते हैं। अगर बेटा आप एन का लिखेंगे, कई बार लिख चुके हैं, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। लास्ट में ग्रुप 15 के किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 3 आएंगे। पी में भी वही आएगा 3 फॉस्फोरस के अंदर। यहाँ देखते हैं बेटा ग्रुप 16 में ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4, लास्ट में 4 आ गए। सल्फर में बेटा क्या आ गया 3s2 3p4। अभी आपने कंपेयर करना है बेटा कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में से किसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे बेटा उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो दो ही फैक्टर देखे थे हमने, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज इसका छोटा है, लेफ्ट और राइट साइड डिक्रीज होता है, लेकिन उसके साथ साथ बेटा कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान करना। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ध्यान करते हैं तो ग्रुप 15 में जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो इस हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव होगा 3p3 2p3, और ग्रुप 16 में जो भी रिमूव होगा वो 2p4 3p4, यानी ना ये कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है 16 के अंदर, ना फुली फील्ड है। तो क्या बोल देंगे बेटा, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के लिए। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी किसके लिए ज़्यादा लगेगी, ग्रुप 15 के एलिमेंट के लिए ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल है। तो आइए बात ध्यान में, तो लिखते हैं इसको। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज, ऐसे कंपेयर करना आता है, हायर फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। किस वजह से, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये पहली बात। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा रिमूव कर दिया, तो जैसे ग्रुप 15 में लिख लेते हैं, एक गया, n में से 6 बच गए, 1s2 2s2 2p2, एक गया, p में से बेटा 14 बच गए, क्या आ गया 3s2 3p2, काम पूरा हो गया। इधर से भी O में से एक गया इलेक्ट्रॉन, एनर्जी दी आपने 7 बच गए,
1s2 2s2 2p3, s में से एक गया बेटा 15 बच गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ऐसा आ गया कॉन्फ़िगरेशन एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। अब बच्चों बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 कौन से ग्रुप के लिए ज़्यादा होगी। तो वही बेटा कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, ग्रुप 15 में एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये ना एलिमेंट हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड। लेकिन ग्रुप 16 में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद p में कितने आ गए, 3 आ गए, ये हाफ फील्ड बन गए ना, तो ये स्टेबल हो गए ना, तो इसके लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो बोल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ग्रुप 16 के मेंबर्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होकर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज हायर फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप के लिए, 16 के लिए। क्यों बच्चों, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे बेटा कंपेयर करना है, मैं फिर कह रहा हूं एलिमेंट्स का साइज तो देखना ही है, लेकिन साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात आए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या करना है, आपने ज़रूर चेक करना है। तो बेटा हमने 15 ग्रुप और ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर किया। अब ऐसे ही आपने लिखा बच्चों ग्रुप 15, फिर 16, 17, 18, चल 18 को एक मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं। तो बेटा 15, 16, 17 में आएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बोल देंगे बेटा साइज छोटा होने की वजह से ग्रुप 17 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 और 16 दोनों के एलिमेंट से ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। तो इस बात को भी लिखते हैं। तो ग्रुप 17 हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू elements of group 15 and 16 ड्यू टू, क्यों बेटा इसका क्या है, साइज इनके कंपेयर में स्मॉल है, स्मॉलर साइज। नोबल गैस को छोड़ा बेटा, इसको एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं, आपको पहले से आता भी होगा शायद। वाई elements of group 18, why elements of group 18 has the highest ionization enthalpy। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट बेटा ना केवल पी ब्लॉक में है बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। क्यों ऐसा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को देंगे नहीं, और फुली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, अपना इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बेटा एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। आई बात समझ, लिखते हैं। तो ड्यू टू, क्या बोला मैंने, फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैज द हाईएस्ट, क्योंकि स्टेबल होता है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज़्यादा क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा दूसरी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम से ही बच्चों समझ आ रहा होगा आपको, 3 वर्ड है ना,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब गेन करना, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। कोई बेटा एटम है ऐसे आइसोलेटेड, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक बेटा यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। इसी एनर्जी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन। सबसे पहले ग्रुप लिया मैंने 15, फिर 16, फिर 17, हेलोजन वाला बेटा ये। तो ये आपको पता है 18 छोड़ देते नोबल गैस है। 15 से 17 तक साइज डिक्रीज होगा, इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी या मोर नेगेटिव होती जाएगी। बोल सकते हैं? तो बोल देंगे सीधा बेटा फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 क्या होता जाएगा, साइज डिक्रीजेज। इसलिए सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोल सकते हैं बेटा, बिकम्स हाई और मोर नेगेटिव। यानी सबसे ज्यादा बेटा किसके लिए होगा, इनमें कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 17 के लिए सबसे ज्यादा होगा, मोर नेगेटिव होगा। इसके लिए तो बेटा एक क्वेश्चन भी बनता अलग से। क्वेश्चन क्या है, वाई ग्रुप 17 हैज द हाईएस्ट, या बोल दे बेटा और मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 17 के लिए बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। सिंपल सी बात है बेटा, आपने पढ़ा, एक तो साइज छोटा है, एक बेटा अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इनको 8 करने के लिए, फुली फिल्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिर्फ एक की। तो उसको तो फटाफट गेन करेंगे ना ये, एक तो साइज छोटा है और फुली फिल्ड होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसको क्या कर लेंगे, ये फटाफट गेन कर लेंगे। ऐसा होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव आती है या बेटा हाईएस्ट आती है। तो लिखते हैं इस बात को, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, एक तो इनका साइज स्मॉल है, एंड नीड ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम फुली फिल्ड, फुली फिल्ड होने के लिए क्या करते हैं, ये गेन कर लेते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी, क्विकली। इसलिए सो दे हैव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है लॉजिक समझ। साइज छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फुली फिल्ड स्टेबल होने के लिए, उसको जल्दी गेन कर लेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी बेटा, मोर नेगेटिव होगी। अभी बच्चों हमने ग्रुप 18 को होल्ड पे छोड़ रखा है ना, नोबल गैस को, तो उनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं और उनको एक क्वेश्चन के थ्रू बेटा समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी तक बात हो रही है ना बेटा पॉजिटिव नेगेटिव होती है एनर्जी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव की बात क्यों करी है बताता हूँ। हाँ बेटा, किसी भी नोबल गैस को देखें, जैसे मैंने लिखा नियोन,
1s2 2s2 2p6 फुली फिल्ड है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। 2p के बाद बेटा कौन सा शेल आएगा, 3s आ जाएगा। आर्गन है, मान लिया नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फुली फिल्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए 4s। तो क्या बोलेंगे बेटा, पहली बात नोबल गैस के अंदर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती इनको इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं, तो बेटा इससे अगले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 2p से अगले में, 3p से अगले में। इस शेल की एनर्जी बेटा ज़्यादा होती है, क्योंकि पढ़ा आपने ऐसे एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जिस शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए बेटा हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके, ताकि उसकी एनर्जी ज़्यादा रहे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए हम अपनी तरफ से एनर्जी दे रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन या एटम बेटा एनर्जी को गेन करता है ऐड होने के लिए, तो उसके आगे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। आइए बात समझ। पहले बेटा ऐसा मानते थे कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है, वही बात ठीक है, क्योंकि सीधा से लिख दो बेटा वहाँ पे, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, 0 ही आएगी। लेकिन अब मानते हैं बेटा कि गेन करवा सकते हैं एनर्जी दे करके, इसलिए उसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो लिखते हैं इस पूरी बात को। तो ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू हाई एनर्जी वाले शेल में, एडिड टू हाई एनर्जी शेल किसके अंदर, नोबल गैसेस के अंदर। इसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, सिर्फ हम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। फॉर दिस एनर्जी इज गिवन, एनर्जी दी जाती है, इसलिए ड्यू टू दिस, ऐसा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो जाएगा बेटा, बिकम्स, क्या वैल्यू हो जाती है इनके लिए, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसके लिए पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक। अब बच्चों आपने ग्रुप 15 से लेके 18 तक आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कंपेयर किया। अब बेटा आप किसी भी ग्रुप में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या वेरिएशन होगा उसको चेक करते हैं, देखते हैं। बंद कर दो। 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ भीड़ है, 5वां आकर के और भीड़ करेगा, तो चारों मिल करके उसको रिपेल कर देंगे, ऐड नहीं होने देंगे। तो बेटा हम तो पहले मन में ठान के बैठे होंगे 5वां पक्का ऐड करेंगे, तो 5वां तभी ऐड होगा ना जब वो पावरफुल हो। बेटा 5वें इलेक्ट्रॉन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम उसको एनर्जी दे देंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए अपन एनर्जी दी। ध्यान से समझना इस बात को, एनर्जी की वैल्यू आगे बेटा पॉजिटिव। चलो एनर्जी लेके पावरफुल होकर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। फिर बेटा उसके बाद एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो बेटा जितनी नेगेटिव वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलीज होने के बाद, उतनी तो नहीं आई ना, उतनी नहीं है। कि मतलब क्या समझा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद नेट वैल्यू नेगेटिव नहीं आ पाएगी जितनी हम मानते हैं। क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी अपने को देनी भी पड़ी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो जो एनर्जी दी और जो बेटा रिलीज हुई, तो इसमें से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो अपने आप क्या आएगी बेटा, लेस नेगेटिव आएगी। अगर ये नहीं होता तो सारी नेगेटिव होते तो हाईली नेगेटिव वैल्यू आ जाती। सल्फर का साइज बड़ा है बच्चों, बड़ा मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है 3p में है, बड़ा साइज होने की वजह से यहाँ कोई रिपल्सन नहीं है इलेक्ट्रॉन का। 5वां आएगा, बड़े आराम से ऐड होगा, हमने कोई एनर्जी नहीं दी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद सिर्फ एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी देनी नहीं पड़ी है ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। ऐड होने के बाद सिर्फ एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए बेटा सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, मोर नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब बेटा साइज छोटा होना चाहिए, अच्छी बात है, पर इतना भी छोटा ना हो कि इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे को रिपेल करने लग जाए, तो फिर वहाँ वैल्यू कम आ जाती है, लेस नेगेटिव आ जाती है। ये लॉजिक है, कोई डाउट इसमें?
लिखते हैं बेटा इसको, क्या बोल देंगे, ऑक्सीजन एटम हैज क्या, स्मॉल साइज, साइज छोटा होता है, मतलब क्या होता है बेटा उसके अंदर 2p, ये लिखना। सो देयर इज, यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, सो देयर इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। एनर्जी इज गिवन, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, और तब एनर्जी रिलीज होगी बेटा। एंड देन ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज एडिड, ऐड होगा, और तब एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। एंड देन एनर्जी इज रिलीज। ऐसा होने की वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसा होने की वजह से, ऐसा रिजल्ट होने की वजह से ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, और बेटा लेस हो जाएगा। लेकिन सल्फर में क्या होगा, बट इन केस ऑफ सल्फर एटम साइज क्या है, लार्ज है, 3p, इसलिए सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे, और वो आसानी से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड इट इज एडेड इजिली, एंड ओनली क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ओनली एनर्जी इज रिलीज, सिर्फ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या कर देगा, दिस मेक्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बना देगा, ये मोर नेगेटिव बना देगा, या बोल देंगे बेटा क्या बना देगा, हाई बना देगा। ये इसके पीछे ऐसा लॉजिक लगता है।